Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I'm Swati Agarwal and I have secured All India rank 82 in NIMSET 2021 examination. So guys, in today's video, I am going to share how you should analyze your mock test papers. Okay, if you are also preparing for NIMSET examination, then this video will be very helpful for you. क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो उसमें ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट को दिया करो। मॉक टेस्ट देने से आपका पेपर के ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड आ जाएगा, अच्छे से आप समझ पाओगे कि किस सेक्शन को पहले करना है और किस हिसाब से आपको उस टाइम लिमिट के अंदर पूरे पेपर को ख़त्म करना है। ओके, सो फॉर एनी प्रिपरेशन यू शुड डू द मॉक टेस्ट। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देने से ही आपका पेपर अच्छा नहीं हो जाएगा, आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा एनालाइज आप करोगे अपने पेपर का, वो आपके प्रिपरेशन के लिए उतना ही अच्छा होगा। और ऐसे भी आपने अपने टीचर से सुना होगा कि यू शुड एनालाइज योर टेस्ट पेपर्स वेरी नाइसली। लेकिन एनालाइज करना कैसे है वो भी तो जानना ज़रूरी है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी टू एनालाइज माई मॉक टेस्ट पेपर्स। लेकिन मॉक टेस्ट देने के पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि आपको पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शंस को पहले करना है और हर सेक्शन में कितना टाइम देना है। ओके, ताकि आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो पाए। सो इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग निमसेट मॉक टेस्ट पेपर्स, कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने टाइम हर सेक्शन में देना चाहिए, सब उसमें अच्छे से बता चुकी हूँ। सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, यू विल फाइंड दैट लिंक इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And I have also made a video on my self preparation strategy for NIMSET 2021 examination. Okay, कि मैंने बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी कोचिंग के किस तरह से मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। सो यदि आप भी निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो आप वो वीडियो को भी ज़रूर देखें। एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। सबसे पहली बात कि जब आपका निमसेट का एग्जाम के दिन सामने आ जाए तो आप डेली टेस्ट दो या तो फिर 2 दिन में एक बार टेस्ट जरूर दो। ओके, इससे क्या होता है कि आपका पेपर के ऊपर ग्रिप बन जाएगा, किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे आप पेपर को मैनेज कर सकते हो विद इन 2 आवर्स। अब आप पेपर दे चुके हो और आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो पेपर देने के बाद आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, हर सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से कितने सही हुए, कितने रॉन्ग हुए। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश सारे सेक्शंस के लिए आप ये सब चेक कर लो कि कितने आपके क्वेश्चन सही गए हैं और कितने रॉन्ग गए हैं। ओके, ऑब्वियसली ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा मार्क्स आता है। आपके 450 से 500 के बीच में भी मार्क्स आ सकते हैं, या तो 600 के क्रॉस भी कर सकते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड द डेडिकेशन विथ विच यू स्टडीड। मैंने एस्पायर स्टडी के टेस्ट सीरीज को परचेज करके रखा था और उसी से मैं फुल लेंथ टेस्ट दिया करती थी निमसेट के एग्जाम के लिए। ओके, सबसे पहले एग्जाम देने के बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते थे और अब एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए ये देख के आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपका पेपर अच्छा ना जाए और सिर्फ मैथ्स वाले पोर्शन से 10+ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि सिर्फ मैथ्स वाले पार्ट से ही 10-11 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, या तो रीजनिंग वाले पोर्शन में 8 से 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। ओके, उसको लेके पैनिक नहीं होना। सबसे पहला स्टेप तो ये है, आप उसको भी एक पॉजिटिव वे भी लो कि आपको वो 10-11 क्वेश्चन नहीं बन पाए, लेकिन आप आज वो सारे सोल्यूशंस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 10-11 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसको एक पॉजिटिव वे की तरफ लो कि आज के टेस्ट से आपको 10-11 न्यू टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने उसमें कोई सिली मिस्टेक की, या तो फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम रहा, या तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, तो ये सब के ऊपर भी ध्यान देना है। लेकिन अपने मार्क्स को देख के कभी भी डिमोटिवेट मत होना। यदि आपके मार्क्स कम आए हैं सो वर्क ऑन इट, इट विल गेट बेटर विद टाइम। अब पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो गए हैं उसके सोल्यूशंस को देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस में मैंने 2 से 3 मिनट लगा दिया, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई ट्रिक से हो सकता था जिसका कि आपको वहाँ पे सोल्यूशंस दिख जाता है। ओके, जैसे मैंने एस्पायर स्टडी के टेस्ट सीरीज को ले रखा था, तो वहाँ टेस्ट देने के बाद हम सारे सोल्यूशंस को देख सकते थे सब क्वेश्चंस के। आई थिंक सारे टेस्ट में ये फीचर होता ही है। जो क्वेश्चंस आपसे बने हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा है, उसके भी सोल्यूशंस आप देख लिया करो, क्योंकि आपने भले ही वो क्वेश्चन 2 मिनट या 3 मिनट में किया, लेकिन हो सकता है कि सोल्यूशन में कोई ईजी अप्रोच हो और उससे आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ऐसा करने से आप अपने टाइम एनालिसिस पे वर्क कर रहे हो। ओके, इसे नेक्स्ट टाइम में आप जब वो क्वेश्चंस देखोगे तो कम टाइम में उसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, मेरा फर्स्ट स्टेप तो यही था
कि पहले जितने भी राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे उसके सोल्यूशन से बस गो थ्रू कर लिए कि मैंने भी सेम अप्रोच में किया या मेरा अप्रोच इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इस अप्रोच को देख लिया करते थे तो समझ में आ जाया करता था कि हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं ना। सबसे पहले मैथ्स से शुरुआत किया करती थी, तो मैथ्स में ही जो क्वेश्चंस राइट गए उसके सॉल्यूशंस एक बार देख लिए। अब आते हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके रॉन्ग हुए। मान लो कि मैथ्स वाले सेक्शन में आई हैव अटेम्प्टेड 35 क्वेश्चंस और उसमें से 10 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग चले गए। ओके, तो 25 क्वेश्चन मेरे राइट गए। 25 क्वेश्चंस के पहले सोल्यूशन से गो थ्रू कर लिए कि कहीं पे किसी का एफिशिएंट अप्रोच मिल गया तो उस सोल्यूशंस को समझ लिए। ओके, अब जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग गए यानी कि जो 10 क्वेश्चंस रॉन्ग गए उसको देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी एग्जाम देने के बाद उसी क्वेश्चंस पे होता है जो कि अटेम्प्ट करने के बाद भी रॉन्ग गए, क्योंकि जानना होता है ना भाई कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग चला गया। मैंने तो हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया था, सारे के आंसर्स भी निकाले थे, उसके बाद ही टिक किए थे, लेकिन फिर भी कोई आंसर रॉन्ग हो रहा है तो उसका क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो जो क्वेश्चंस मेरे नेगेटिव चले गए अब उस पर ध्यान देना है। और ऐसे भी आप टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नेगेटिव क्वेश्चंस के एनालिसिस का ही है, या तो जो क्वेश्चंस आपके नहीं बने। आपको वहाँ पे सोल्यूशंस मिल जाता है, आप वहाँ पे सोल्यूशन देखो और आपने टेस्ट अटेम्प्ट करते समय जिस भी कॉपी में नोट डाउन किया था उस कॉपी के सोल्यूशन और जो करेक्ट सोल्यूशन है उसको मिलाओ। ओके, आप देखो कि आपको किस तरह की गलती हो रही है, क्योंकि सोल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस अप्रोच में गए थे कि नहीं। ओके, यदि आप सेम अप्रोच में गए थे तो ऑब्वियसली आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, तो उस पर भी ध्यान देना है। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन के अप्रोच को समझ नहीं पा रहे, उसमें सोल्यूशन तो दिया लेकिन वो सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यू कैन गूगल इट। बहुत सारे वेबसाइट है जैसे डाउटनट, टॉपर.com, ये सारी वेबसाइट्स में आपको हर क्वेश्चन के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। सो यू कैन चेक द सोल्यूशंस फ्रॉम देयर। वहाँ पे आपको वीडियो फॉर्म में भी मिल जाएगा और आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी सोल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आपको वहां से सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि सिर्फ सोल्यूशन देख के आपको याद नहीं रहने वाला है। आप आज देख रहे हो, मे बी आपको आज याद रहे, कल याद रहे, लेकिन एक सप्ताह के बाद वो सोल्यूशन आप भूल भी सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप मेरे एनालिसिस में क्या था कि जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं या तो मेरे रॉन्ग गए, उस क्वेश्चंस का सोल्यूशन को देखते थे। उसमें यदि कोई न्यू अप्रोच यूज होता है जिसका कि मेरे को फॉर्मूला पहले से नहीं पता था, वो सारे फॉर्मूला, वो सारे अप्रोच को दूसरी एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लेते थे, जो कि मेरी नोट कॉपी होती थी। क्योंकि आप यदि उस वाली कॉपी में वो फॉर्मूलाज वगैरह नोट कर लोगे तो आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में काफी हेल्प होगा। सो मैंने भी यही किया, जो भी क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग होते थे उसके फॉर्मूलाज, उसके अप्रोच एक कॉपी में लिख लिया करते थे, ताकि एग्जाम के पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर सके और वो ध्यान में आ जाए कि अच्छा ये क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए थे और इस तरह से करेंगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को आपको गो थ्रू करना है, जो भी आपके रॉन्ग हुए उसको सोल्यूशंस देखना, अच्छे से समझना है। और इसी तरह से मैथ्स के 50 क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करने में मेरे को 1.5 आवर लग जाता था। ओके, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन समझ में आ गया। अब क्या है कि आपको देखना है कि आपको किस टॉपिक में से क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि बीच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे और कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं बन पा रहे थे। सो उस समय कोऑर्डिनेट और वेक्टर्स के काफी सारे क्वेश्चंस मेरे अनअटेम्प्टेड रह जाते थे, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हुआ। एनालिसिस में आपको इसी पे वर्क करना है, जो टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे आप वो टॉपिक को वापस से जाके पढ़ो। तो जो भी अनअटेम्प्टेड या फिर रॉन्ग क्वेश्चंस आपके हुए हैं उसके हर टॉपिक के क्वेश्चंस देख लो कि आपके कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से रॉन्ग हो रहे हैं और उस टॉपिक का अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको सेम क्वेश्चन या फिर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रॉन्ग ना हो पाए, कि ऐसे ही आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे वर्क कर पाओगे। सो इस तरह से क्या होगा कि हर टेस्ट में आपको 50 डिफरेंट क्वेश्चंस मैथ्स के देखने को मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कर पाओगे, उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उसको आप रिवाइज कर लो उस टॉपिक का, तो वो वाला पॉइंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो इससे एक टाइम आएगा एग्जाम के टाइम में जब आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप अच्छे से हर सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मेरा बस यही अप्रोच था, ऐसे ही मैथ्स के सेक्शन को कर लिए। फिर लॉजिकल रीजनिंग में क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इजीली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर पजल्स वाले क्वेश्चन से मेरे रॉन्ग हुआ करते थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे ही मिस्टेक्स होते थे पजल को समझने में, तो वो सब भी इजीली सॉल्व हो जाते थे। और जो भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए आप उसके कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, जैसे कि क्लॉक और कैलेंडर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, उसके आपको कुछ कंसेप्ट होते हैं वो आपको अपने क्लियर रखना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। सो उस पर मैंने वर्क किया। सिमिलरली कंप्यूटर में भी जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसके सोल्यूशंस देख लिया करते थे, समझ लिया करते थे,
और इंग्लिश में भी सेम अप्रोच। अब इंग्लिश में क्या है कि हर डिफरेंट टेस्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि ग्रामर में काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंटोनिम हो या सिनोनिम्स हो, ये काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आते थे उसके सोल्यूशंस देख लिया करते थे और उसको याद रखने की कोशिश किया करते थे। इसी तरह से पूरे टेस्ट का एनालिसिस हो जाता था, और एक टेस्ट को एनालाइज करने में मेरे को 2.5 घंटा से 3 घंटा तक का टाइम लग जाता था। तो गिव टाइम टू योर एनालिसिस पार्ट, क्योंकि यदि आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो और उसका एनालिसिस नहीं करते हो तो उसका कोई यूज नहीं बनता है। जितना टाइम आप पेपर अटेम्प्ट करने में दे रहे हो उतना ही टाइम आप एनालिसिस में भी दो, और बेस्ट वे में एनालाइज करो ताकि वो आपको फायदा करे। तो और अब क्या होता है कि मैथ्स वाले पार्ट में सारे क्वेश्चंस देख लिए जो नहीं बने, फिर भी आफ्टर 1 वीक मॉक टेस्ट में यदि वापस से वो क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि वो नहीं बने। तो इसलिए क्या करते थे कि वीक में एक बार एटलीस्ट जितने भी पुराने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उसके मैथ सेक्शन में एक बार गो थ्रू कर लेते थे, सो डैट उस टाइम जो क्वेश्चंस मेरे से ना बन पाए उसका रिविजन हो पाए और उसका सोल्यूशंस याद रहे, दिमाग में रहे कि इस तरह से इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सो दिस इज हाउ आई यूज टू एनालाइज माई मॉक टेस्ट पेपर्स। और आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपको भी किस अप्रोच में अपने मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज करना है। ओके, यदि आपको भी आज की वीडियो से हेल्प मिली हो सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you are interested to know my preparation strategies for NIMSET and everything about me, you can check those videos in my channel. I have made a separate video on all the topics of NIMSET. And that's all for today, guys. See you in the next video. Thank you.